हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है प्रतीक नायक और मैं आपको वेलकम करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग ने पिछले क्लास के अंदर शुरू की थी कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन तमिलनाडु बोर्ड, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि तमिलनाडु बोर्ड की बुक। और पिछले क्लास के अंदर हमने ये एंशिएंट इंडिया के ऊपर जो चर्चा की थी उसी को ही कंटिन्यू करवाते हुए देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे गुप्ता पीरियड के अंदर डेवलपमेंट हुआ। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इसका प्लेलिस्ट हम लोग ऐड करवा देंगे, जहां हमने पिछले सेशंस के अंदर गुप्ता पीरियड में क्या क्या प्रकार के डेवलपमेंट हुए थे, क्या कंडीशंस रही थी, उसके ऊपर चर्चा की है और उसी को ही कंटिन्यू करवाएंगे। तो इन द एंशिएंट इंडिया वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द पीरियड कॉल्ड एज गुप्ता एज, और गुप्ता एज के अंदर किस किस प्रकार का कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से गुप्ता पीरियड के अंदर वी विल सी कि आर्ट एंड कल्चर, पेंटिंग्स और लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है, वो भी चर्चा करेंगे। गुप्ता पीरियड को हमने पिछले क्लास के अंदर देखने की कोशिश की कैसे कि इसकी इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री रहती है। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे राजाओं के बारे में मेंशन किया था। पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाने का इंटेंशन यही है कि आप खाली उनसे ये समझिए कि किन परिस्थिति में गुप्ता का इतिहास निकल के आया था। हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर यह भी देखने की कोशिश की कि गुप्ता का कैसे डिक्लाइन हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इनका पतन हो जाता है। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इनके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस क्या थी, इनके यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हुआ करती थी। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि गुप्ता पीरियड के अंदर किस तरह से आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। और ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर बेसिकली एक डिबेट चलती है जिसे कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ता पीरियड। गोल्डन एज का मतलब यह है कि भाई क्या गुप्त काल एक ऐसा काल था जहां सुवर्ण काल के रूप में कंसिडर किया जा सकता है, क्या इतिहास के अंदर गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या था, वो भी देखेंगे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हुए गुप्ता को आगे बढ़ाएंगे। पर आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे एक दरखास्त है कि अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस के ऊपर, जहां मैं और मेरे साथी एजुकेटर्स, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपकी यूपीएससी की तैयारी को कर देंगे बहुत ही आसान। मैं वहां पे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जीएस और ऑप्शनल दोनों के अंदर पढ़ाता हूं। इनफैक्ट हिस्ट्री ऑप्शनल की अगर आपको तैयारी कर रहे हो तो भी कर सकते हो। और हम लोग आपके लिए नई बहुत ही इंटरेस्टिंग बैचेस लेके आए हैं, हमारे पास कंसिस्टेंटली रिजल्ट आए हुए हैं। और अभी हम लोग नई बैच शुरू कर रहे हैं 16 फरवरी से, जिसका नाम है आरंभ बैच। आरंभ बैच की फीस हम लोग ने बहुत ही कम रखी है। आप एक साल की फीस देखोगे तो दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू दी 75,000। इसके अंदर कवर हो जाएगा आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको एक मेंटर दिया जाएगा, साथों साथ आपको ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, ऑप्शनल भी इसके अंदर से मिल जाएगा। ये आरंभ बैच के साथ साथ हम लोग एक नई बैच 9 तारीख को शुरू किया है, यानी कि एक दिन पहले ही, प्रीलिम सक्सेस बैच। इसकी फीस भी हार्डली 14,850 है, जहां आपको खाली और खाली प्रीलिम सेंटर तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस बैचेस। आप ये नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी। आप ये कोड यूज करिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जिसका कोड का नाम है PN लाइव सर, है ना। आपकी और हमारी यारी यहां से शुरू होगी और पूरी की पूरी यूपीएससी की जो तैयारी है यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे सर। ओके, तो मोस्ट वेलकम है, आप लोग जुड़िए हमारे साथ। अभी इनफैक्ट आपको एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है, जहां आपको 30% ऑफ के साथ साथ 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अगर आप आरंभ बैच के अंदर ज्वाइन कर रहे हो तो इसमें भी आपको ये कोड यूज करना है PN लाइव फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल। बाकी कुछ नहीं तो आप स्कॉलरशिप एग्जाम दीजिए, ये हमारा कॉम्बैट है। ये कॉम्बैट के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एवरी संडे ये कॉम्बैट होता है। अभी 12 फरवरी 2023 के दिन हमारा कॉम्बैट होगा, जहां आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इनफैक्ट है ना, 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबके आपको सीक्वेंशियल क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, लाइव टेस्ट दीजिए और इसमें भी स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हो। कुछ नहीं तो प्रैक्टिस तो आपकी हो ही जाएगी। खैर, चलते हैं आगे और गुप्तास के बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास के अंदर हमने गुप्ता के अंदर इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लिया था। हमने आपको बताया था कि कैसे गुप्तास की बेसिकली राजाशाही की इतिहास है। आज उनके एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे कि इतना बड़ा एम्पायर विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल सकता है। प्रशासन के बिना क्या आप यहाँ पे कोई भी बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हो सर? ठीक है, तो कहानी आपको यहां से ही देखने को मिलती है कि एक ऑथर थे जिनका नाम था कमंडक सर, है ना। कमांडक के द्वारा वी विल सी कि एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है नीतिसार। नीतिसार इज अ बुक विच टॉक्स अबाउट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता पीरियड वाज टेकिंग प्लेस, है ना।
अब ऐसा कहते हैं कि ये जो बुक है दिस इज एक्चुअली द सक्सेसर टू द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मौर्य के पीरियड में लिखी गई थी और मौर्य काल के अंदर प्रशासन कैसा चलता है उसकी जानकारी मिलती है। नीतिसार बेसिकली जो किताब है वो गुप्ता पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन में हमको नॉलेज देता है और बताता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द गुप्ता एरा सर, है ना। गुप्ता एरा के अंदर किस प्रकार की परिस्थिति जन्म हुई थी और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो खैर उसके ऊपर चलते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं कि गुप्ता के अंदर किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा था। हमने चंद्रगुप्त और इन सब के बारे में देख लिया है, डिक्लाइन के बारे में भी देखा था और कहानी किस तरह से चलती है सर, ठीक है। तो याद रखिएगा 3-4 चीजें आपको देखने को मिलती है। अब कोई भी प्रकार का आप एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे चल रहा है, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में राजा के साथ साथ आपको मिनिस्टर्स के साथ साथ हमको कहानी ये भी क्लियर हो जानी चाहिए कि इस पीरियड में आपको बेसिकली एडवाइजरी रोल के अंदर भी लोग देखने को मिलेंगे। हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि ब्यूरोक्रेसी भी हुआ करती थी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि आज के तारीख में जैसे आप बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आईएएस के लिए, तो उस पीरियड के अंदर भी एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था। आईएएस के इक्विवेलेंट हम लोग कह सकते हैं तब का, उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी जिनको अमात्यस के रूप में कंसीडर किया गया है। ये अमात्यस मूलतः से मौर्यन पीरियड से ही आपको मिल जाते हैं, गुप्ता पीरियड में भी इनका आपको रोल प्ले मिल जाएगा सर, ठीक है। तो किताब क्या कहती है इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले राजा के बारे में कि राजा की कंडीशंस कैसी थी सर, ठीक है। तो द किंग ड्यूरिंग द गुप्ता एज द पॉलिटिकल हायरार्कीज कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द टाइटल्स एडॉप्टेड। राजा ने अलग अलग प्रकार के टाइटल्स दिए, महाराजा धीराज, परम भट्ट, परमेश्वरा। परमेश्वर का मतलब क्या है कि मैं परमेश्वर हूँ सर, है ना, मैं गॉड लाइक हूँ, मेरे पास जो आइडेंटिटी है, जहां वो प्रभु के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था। तो इस प्रकार के टाइटल्स के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मेरी लेजिटिमेसी कहाँ से शुरू होती है, मेरी लेजिटिमेसी गॉड से शुरू होती है, मेरी जो शक्ति है, मेरी जो सत्ता है वो भगवान के द्वारा दी गई है, इसके लिए आपको भी मेरे अंडर में रहना है, मेरे अगेंस्ट में नहीं जाना है सर। खैर, तो ये भी कहानी आपको यहां से देखने को मिलेगी और इसके कारण राजाशाही के अंदर काफी सारे राजाओं के लिए कहा जाता है कि राजा ने अपने आप को डिवाइन स्टेटस देने की कोशिश की थी। डिवाइन स्टेटस का मतलब है दैवीय अवतार। अशोक अपने आप को कहता था कि देवम प्रियासी, प्रियदर्शी के रूप में। कनिष्क अगर आप देखोगे तो कनिष्क अपने आप को कहता है देव पुत्र, बोले मैं देवों का पुत्र हूं। कनिष्क टॉक्स हिमसेल्फ एज अ देव पुत्र सर, ठीक है ना, समझे। तो वही कहानी के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमको ये देखने को मिलेगा कि वी विल सी कि कहानी किस तरह से होती है सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड वी विल सी दैट इस बेसिस के रूप में हम लोग गुप्तास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ था और समुद्रगुप्त किस तरह से अपने आप को कहता है। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करिए तो समुद्रगुप्त को पुरुष के रूप में कहा गया। अब देखो पुरुष का मतलब क्या होता है सर, ठीक है। भारत में एक दर्शन था जिसका नाम है सांख्य दर्शन, ओके। सांख्य दर्शन में यह कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ और पुरुष और प्रकृति के मिलन के द्वारा आखिर के अंदर इनफैक्ट, है ना, संसार का सर्जन हुआ। पुरुष को कॉन्शियसनेस कहते हैं, एक आत्मा के रूप में कहते हैं। पुरुष का मतलब ये भी होता है कि ये सुप्रीम सोल के रूप में था। सुप्रीम सोल का मतलब है कि एक ऐसा सोल जिसने संसार को बनाया है, एक ऐसा सोल जो संसार को चलाता है, एक ऐसा सोल जो ब्रह्मांड को बेसिकली चलाता है और उसको एस्टेब्लिश किया हुआ है सर, ठीक है। तो वही कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए हमको यहां से देखने को मिलेगी कि जो गुप्ता एरा के अंदर राजाशाही को डिवाइन ओरिजिन के रूप में आपको दर्शाता है सर, ठीक है ना, समझे। तो पहली चीज हमको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में राजा का रोल क्या था सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डिवाइन स्टेटस आपको राजाशाही के अंदर मिलेगा, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाता है। दूसरा हम लोग इसके अंदर से क्या याद रखेंगे, डिवाइन स्टेटस के साथ साथ हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे राजाशाही के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है समुद्रगुप्त की कहानी, कि कैसे समुद्रगुप्त को अपने आप को दर्शाने की कोशिश की गई है प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। प्रयाग प्रशस्ति या उसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के रूप में पहचानते हैं, जहां वो अपने आप को सुप्रीम सोल के रूप में, सुप्रीम बीइंग के रूप में कंसीडर करता है। अब देखिए कि राजा अकेला तो शासन नहीं चला पाएगा, ऑब्वियस है सर, ठीक है ना। राजा के साथ ब्यूरोक्रेसी होगी, मंत्री परिषद होगे, तब जाके शासन चलता है। सामान्य रूप से भी आपको वही चीज मिलेगी। गुप्ता एरा के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी। खास करके अगर आप देखोगे तो आपको एक शब्द देखने को मिलेगा जिसका नाम है कुमार अमात्य। अब यहाँ पे देखिए स्लाइड्स के अंदर सर, ठीक है। सो यू विल यूज दिस वर्ड कॉल्ड एज कुमार अमात्य सर, ओके। कुमार अमात्य बेसिकली बहुत सारे सील्स के ऊपर मिला है। जैसे गुप्ता एरा के अंदर आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, सोर्सेज मिले हैं। कुमार अमात्य बेसिकली दर्शाता है कि एक ऐसा मिनिस्टर है जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है।
Amatya was a term that was used for the bureaucrats and the ministers and the viceroys. कुमार का मतलब होता है कि ये सामान्य युवराज होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी रॉयल फैमिली के साथ लिंकेजेस है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो हाई रैंकिंग ऑफिशियल एट टाइम्स अफोसिस विथ हिज ओन सर, है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये भी कहानी आपको इसके अंदर से मिल जाती है। द डेजिग्नेशन आमत्य ऑकर्स ऑन सेवरल बीटा सील्स एंड द कुमार आमत्य सीम्स टू हैव बीन प्रीएमिनेंट अमोंग द आमत्यस ऑन इक्वल स्टेटस टू द प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड। मैंने आपको बताया कि आमत्यस तो बहुत सारे थे। आमत्यस का मतलब होता है मिनिस्टर सर, ओके। कुमार आमत्य का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो रॉयल फैमिली के साथ जुड़ा हुआ होगा या उसके इक्विवेलेंट होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस द कुमार आमत्यस वर अटैच्ड टू द किंग, क्राउन प्रिंस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इवन अ प्रोविंस। ये मूलतः से राज्य के वाइसरॉय के रूप में अपॉइंट होते थे, गवर्नर्स के रूप में इनको अपॉइंट किया जाता था बाय द स्टेट सर, ठीक है ना, समझे। सो द कुमार आमत्यस है डिफरेंट रोल। कुमार आमत्यस के अलग अलग कार्य रहे हैं, अलग अलग उनकी पोजीशंस रही है और उनको उस तरह से गवर्न किया जाता था, गाइड किया जाता था कि भाई आप लोग जो समाज है या जो गुप्ता की जो पूरी की पूरी सोशल कंडीशंस है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, उसके सेंट्रिक आपको कार्य करना है सर। तो ये भी कहानी आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगी। वैशाली के अंदर सील के अंदर वहां तक देखने को मिलता है कि एक कुमार आमत्य को काम दिया गया था कि उसको एक कोरोनेशन टैंक, मतलब एक रिजर्वर, एक जलाशय का ध्यान रखना है। नाम है सेक्रेड कोरोनेशन टैंक, कोई पवित्र मंदिर के साथ जुड़ा हुआ होगा, ऐसा भी कह सकता है सर, ठीक है। इंडिविजुअल होल्डिंग्स द पोजीशन ऑफ कुमार आमत्य समटाइम्स वर had additional designations such as the ranks were hereditary। मतलब यह है कि कुछ कुछ कुमार आमत्य को और भी पोजीशंस दी गई थी। अब जैसे हरिसेन है, हरिसेन का नाम सुना होगा आपने कुमार आमत्य के रूप में। हरिसेन एक ऐसे पर्सनालिटी थे गुप्ता पीरियड के अंदर जिनके पास एक से अधिक मतलब पोजीशंस थी। वो आमत्य भी थे, वो महादंड अधिकारी या महादंड करिका के रूप में भी थे, जहां उनके पास जुडिशरी का और पनिशमेंट देने का भी राइट्स हुआ करता था। हरिसेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति कंपोज किया है, वो संधि विग्रहिका भी थे। संधि विग्रहिका का मतलब है कि एक ऐसी पोजीशंस जहां हरिसेन के पास फॉरेन मिनिस्ट्री, संधि का मतलब है जो ट्रीटी करता है, तो ट्रीटी करने वाला व्यक्ति और अल्टीमेटली बातें करने वाली कहानी भी आपको यहां से देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो फॉर एग्जांपल हरिसेन द कंपोजर ऑफ द इलाहाबाद प्रशस्ति और द प्रयाग प्रशस्ति वाज अ कुमार आमत्य संधि विग्रहिका एंड महादंड नायक। मैंने आपको बताया कि महादंड नायक या महादंड करिका के रूप में पहचानते हैं, इनके पास ये पोजीशन थी। वाज अ सन ऑफ ध्रुव भट्ट हु वाज अ महादंड नायक, ओके। मतलब ये है कि यहाँ पे हेरिडेटरी ब्यूरोक्रेसी चल रही थी। हेरिडेटरी ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये कि हो सकता है कि आमत्यस और कुमारामत्यस में से कुमारामत्य बहुत ही स्ट्रांग थे। ये कुमारामत्यस के अंदर हमको ये भी देखने को मिलेगा कि एक ही व्यक्ति है पर मल्टीपल पोजीशंस के अंदर उसको अपॉइंट किया गया है। मल्टीपल पोस्ट का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा उसको सत्ता दी गई है कि भाई तुम स्टेट के लिए काम करो सर, ठीक है। इसके अंदर आपको हेरिडेटरी स्टेटस भी देखने को मिल जाता है। सो वी विल आल्सो फाइंड समथिंग कॉल्ड एज हेरिडेटरी स्टेटस बीइंग गिवन टू द किंग एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो ये भी इंटरेस्टिंग कहानी इसके अंदर से आपको मिलेगी। अब सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी का तो अपना रोल प्ले रहा है गुप्ता पीरियड के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ मंत्री परिषद की कहानी क्या है, व्हाट हैज बीन द स्टोरी ऑफ द मिनिस्टर्स, ओके ना, समझे। तो याद रखिएगा कि द प्रयाग प्रशस्ति रिफर्स टू द असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच वाज नोन एज सभा। अब याद रखिए कि वैदिक एरा के अंदर सभा का मतलब होता था कि एक असेंबली ऑफ पीपल। गुप्ता पीरियड में इसका मतलब होता है मिनिस्टर्स की पूरी एक असेंबली सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो द टर्म विल बी सेम, शब्द आपको एक ही मिलेगा पर उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा। यू विल फाइंड द सेम टर्म बट द इंटरप्रिटेशन विल बी डिफरेंट। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, है ना, कि सभा किसको कहते थे। द वेरियस हाई रैंकिंग फंक्शनरीज इंक्लूडिंग द संधि विग्रहिका और महासंधि विग्रहिका, द मिनिस्टर फॉर पीस एंड वॉर, फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सबको एक ही बेसिकली कंडीशंस के ऊपर थी और इनके साथ वी विल सी कि अलग अलग प्रकार की सत्ता थी। दे हैड द राइट्स टू कंडक्ट अ वॉर, दे हैड राइट्स टू कंडक्ट अ ट्रीटी, दे हैड टू राइट टू कंडक्ट अ पीस एग्रीमेंट with the other states as well sir, ठीक है ना, getting my point, okay। high ranking officials were called as दंड नायक्स, okay ना, दिख रहा है। and महादंड नायक्स were high ranking officials of the judicial and military officials। देखिए नाम ही है दंड नायक, जो दंड देने वाला व्यक्ति है। नायक का मतलब होता है लीडर सर, ठीक है ना, समझे। so we will see कि the personality who is giving the higher kind of authority or the personality who is actually having the leadership authority and उनको कहा जाता है कि आपको दंड देने का अधिकार है, दंड देने का और दंड का वसूल करने का। इसके लिए उनकी जुडिशरी और मिलिट्री फंक्शंस हुआ करते थे। तो ये याद रखिएगा कि इनकी कहानी क्या है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके।
So one of the seals mentioned the official code as Anigupta, Agnigupta करके एक official की बात की है. The Allahabad process refers to 3 Mahadand Nayak. All this suggests that there were posts hereditary by nature. याद रखिएगा कि इनके यहाँ पे हेरिडेटरी ब्यूरोक्रेसी चलती है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट. ओके, अनदर पर्सन हैड अ डेजिग्नेशन कॉल्ड एज महाअश्वपति. आप देखिए कि अश्वपति, अश्वपति का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अश्वों का पति है. अश्व का मतलब होता है घोड़ा सर, ठीक है ना, समझे. सो वी विल सी कि ये कोई ऑफिशियल होंगे जो मेनली हम लोग कह सकते हैं कि इनके यहाँ के जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस में मूलतः से कार्य किसका कर रहे होंगे, दे विल बी वर्किंग विथ रिस्पेक्ट टू द कैवलरी फंक्शंस, और इनके भी कोई मिलिट्री फंक्शंस भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट. ओके, तो पहली कहानी के अंदर हमको यहाँ से देखने को मिलता है कि इनके मिनिस्टर्स की जो ग्रुप है, मिनिस्टर्स की जो ग्रुप है उसको सभा के रूप में पहचानते हैं. पहला शब्द याद रखेगा सर, ठीक है ना, समझे. दूसरी कहानी हमको ये भी देखने को मिलेगी कि इनके मिनिस्टर्स के अंदर आपको हेरिडेटरी ट्रांसफर्स आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट. ओके, एंड वी विल सी कि डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है, इनकी टर्म्स याद रखेगा. आपको पूछी जा सकती है कि दंड नायक कौन थे, महादंड नायक कौन थे, क्योंकि यूपीएससी का अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखोगे, इफ यू सी द प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, आपको मेनली इसके अंदर से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं. मतलब यू विल फाइंड सो मेनी क्वेश्चंस इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि दंड नायक कौन था, महादंड नायक कौन था, अश्वपति कौन था. तो ये कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए. अब सवाल ये है कि गुप्तास का बहुत बड़ा इनफैक्ट एम्पायर क्रिएट हुआ था. हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैप के थ्रू बताने की कोशिश की कि गुप्तास हैड बिल्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर आफ्टर द मौर्यस. अब सवाल ये है कि इतना बड़ा एम्पायर बनाना और चलाना बहुत ही कठिन टास्क है सर, ओके ना, समझे. अब थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करते हैं कि इनकी एम्पायर बिल्डिंग किस तरह से हुई, और एम्पायर बिल्डिंग के तहत अगर आप समझने की कोशिश करिए कि हाउ द गुप्तास वर एबल टू क्रिएट द एडमिनिस्ट्रेशन सर, ओके ना. एम्पायर बिल्डिंग के अंदर क्या इनके यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन था, या एम्पायर बिल्डिंग के अंदर इनके यहाँ पे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, हाउ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू रन इन द गुप्ता पीरियड. ये भी एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है सर, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो पाटलिपुत्र से चलता था. बाय द वे, गुप्तास का अगर कोई कैपिटल पूछता है तो याद रखेगा इट वाज पाटलिपुत्र सर, है ना. आधे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि गुप्तास कहाँ से रूल कर रहे थे, तो ये भी मगध से ही रूल करते थे, और इनका भी कैपिटल पाटलिपुत्र ही था सर, ओके ना, समझे. सो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट बॉगल्ड डाउन बाय द फैक्ट कि भाई पाटलिपुत्र मगध बेसिकली गुप्ता पीरियड में डिक्लाइन में चला गया है, या गुप्ता पीरियड के अंदर मगध का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है. नो नो नो, गुप्ता पीरियड के अंदर मगध का वही इंपॉर्टेंस रहेगा जो पहले भी हुआ करता था. हमारे लिए ये चीज बहुत पहले से क्लियर हो जानी चाहिए सर. खैर, बात आगे चलती है, समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है सर, ठीक है ना, समझे. तो अब देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू टेक प्लेस सर, ठीक है. अब मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक तो थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सर, है ना. हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से डील कर दिया और समझने की कोशिश की कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चला. अब देखते हैं कि राज्यों के अंदर किस तरह से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, और इनके लिए किस तरह से इनफैक्ट, है ना, सिस्टम चली है. अब सवाल ये आता है कि पहले प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था, हाउ द प्रोविंसेस यूज्ड टू फंक्शन, उसकी बातें कर देते हैं और देखते हैं कि किताब में क्या लिखा गया है सर, ठीक है. द गुप्ता एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड एज द देश और भुक्ति. याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर अस. गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू फंक्शन ऑन द कीवर्ड कॉल्ड एज देश और भुक्ति. समझ में आया कि नहीं है आपको सर, ठीक है. तो सबसे पहला टर्म आपको दिखेगा वो है देश. देश, देश का मतलब है प्रदेश, ठीक है. ये इसी को ही क्या कहा गया है, भुक्ति. अब सवाल ये आता है कि ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या कोई एक राज्य है, ये राज्य को चला रहा कौन था सर, ठीक है ना. भुक्ति शब्द भू से आया, भू का मतलब होता है जमीन सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके. और उसके ऊपर जो चलाने वाला व्यक्ति है, जो करता है सर, करते का मतलब है कि द पर्सन हु इज रनिंग द शो, उसको इस तरह से भुक्ति के रूप में कंसिडर किया गया. अब सवाल यह है कि जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन निकल के आया है गुप्ता के पीरियड के अंदर सर, ठीक है, उसकी खासियत कहां कहां देखने को मिलती है सर, ओके. सो दे वर एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर्स हु वर यूजुअली कॉल्ड एज उपरीकास. अब ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी आपको देखने को मिलती है कि द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज भुक्ति. गवर्नर कौन था, गवर्नर के रूप में आपको कौन देखने को मिलता है, उनको कहते थे उपरीका. क्या कहते थे, उपरीका सर, ठीक है ना. हमारे लिए ये कीवर्ड आ जाता है, याद रखेगा सर, ठीक है. प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड एज भुक्ति, द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज भुक्ति, उपरीका वाज द गवर्नर. अब सवाल ये आता है कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता था. क्या ये युवराज हुआ करते थे, क्या रजवाड़े हुआ करते थे, क्या ये लोकल बंदा था, कोई लोकल राजा था जिसको राजा ने अपॉइंट कर दिया है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके. तो इस बेसिस के रूप में हमको ये जानकारी रहनी चाहिए
कि द उपरिका वॉज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द किंग एंड ही इन टर्न फ्रीक्वेंटली अपॉइंटेड द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। मतलब ये है कि प्रोविंसेस के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लोकल ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ये लोकल ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट उपरिका करता था सर। ठीक है, उपरिका की अपॉइंटमेंट कौन करता था? राजा, क्योंकि राजा को पता है कि भाई मेरा कोई फेवरेट व्यक्ति या मेरा कोई लॉयल व्यक्ति की अपॉइंटमेंट ही एडमिनिस्ट्रेशन में करूंगा। आई विल बी अपॉइंटिंग सच पर्सन हु आर लॉयल टू मी, आई विल बी अपॉइंटिंग सच पर्सन हु आर ऑलवेज फेवरेट ऑफ मी। क्यों? क्योंकि डर इस बात का है कि किसी और को अपॉइंट कर दिया, विद्रोह हो जाएगा, साम्राज्य टूट जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होंगे, तो ये चीज ना हो, ये चीज ना हो, इसके लिए राजाओं ने ये चीज का ध्यान रखा है सर। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई क्या क्या कहानी है। अब देखिए यहां से आपको क्वेश्चंस बनेंगे सर। ठीक है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द उपरिका सर, है ना, आपको पूछेगा कि विद रिस्पेक्ट टू द उपरिका ऑफ द गुप्ता पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग, और उसके बाद गरबे चालू हो जाएंगे बच्चों के कि भाई उपरिका क्या थे, उपरिका क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, तो हमको क्लैरिटी होनी चाहिए सर। ठीक है ना। उपरिका carried on the administration with the enjoyment of the rule consisting of elephants and horses and soldiers, indicating the control over military machinery as well। ये लोकल गवर्नर थे पर इनके पास मिलिट्री फंक्शंस भी हुआ करते थे, याद रखिएगा सर। ठीक है, द फैक्ट दैट द उपरिका हैड द टाइटल महाराजा इन 3 of the दामोदर प्लेट इंडिकेट्स हिज स्टेटस एंड रैंक इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। अब इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है, गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत सारी लैंड ग्रांट्स दी गई थी। ये लैंड ग्रांट्स हमको ताम्रपत्र के रूप में मिलेगी, जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। अभी थोड़ी देर के बाद गुप्ता की इकोनॉमी के ऊपर चर्चा करेंगे तो इसके ऊपर मैं बात को बताऊंगा सर। ठीक है, तो कहा गया है कि कुछ कुछ उपरिका को महाराजा का टाइटल मिला था। मतलब ये हो सकता है कि ये उपरिका वी विल सी कि कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति होंगे सर। ठीक है, तो हो सकता है ना सर, जैसे अशोक बेसिकली खुद युवराज के रूप में था, बट ही वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर एट उज्जैन, मतलब अवंती के अंदर। ये अशोक खुद गवर्नर के रूप में तक्षशिला में भी थोड़े समय तक सेवा देके आया था। ये क्या दर्शाता है? व्हाट डज दिस थिंग शोज? ये दर्शाता है कि किस परिस्थिति में या किस पीरियड के अंदर वी विल कम टू नो कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है सर। ठीक है ना, समझे। सो व्हाट इज हैपनिंग कि इन द दामोदर प्लेट इंस्क्रिप्शन वी विल सी दैट इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को भी दर्शाता है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो उपरिका की कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर। ओके ना, समझे। इसके सिवाय हमको 2-3 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ये इंस्क्रिप्शंस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपको एक और टर्म देखने को मिलती है जिसका नाम है लोकपाल सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। अब ये टर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है एरान इंस्क्रिप्शन सर। ठीक है ना, ये एरान इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे लिए ईरान इंस्क्रिप्शंस को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ईरान के अंदर हमको सती के एविडेंसेस भी मिले हैं सर। ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो इन द ईरान इंस्क्रिप्शन इट रिफर्स टू महाराजा कॉल्ड एज सुरशिम चंद्र एज द लोकपाल गवर्निंग द लैंड बिटवीन द कालिंदी एंड द नर्मदा रिवर्स। मतलब ये है कि लोकपाल कौन था, तो अभी तो हमने उपरिका के बारे में देखा, लोकपाल कौन था। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये आया है कि लोकपाल वाज आल्सो द प्रोविंशियल गवर्नर सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, मतलब यह है कि लोकपाल एंड उपरिका बोथ वर द डिफरेंट वी कैन से ऑफिशियल्स और प्रोविंशियल गवर्नर्स जिनकी अपॉइंटमेंट की गई थी राजा के द्वारा, या वी विल सी कि दे माइट बी लोकल पर्सनालिटीज जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में गुप्ताज ने इंक्लूड किया था सर। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सोर्सेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, एक तो दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन याद रखेगा सर, है ना, क्योंकि ये गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। दूसरा मैंने आपको बताया ईरान इंस्क्रिप्शन। ईरान इंस्क्रिप्शन तो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोकपाल के बारे में तो हमको बताता ही है कि ये लोगों की पालन करने वाला व्यक्ति है या कोई एक ऑफिशियल है सर। ठीक है, इसमें हमको सती के भी एविडेंसेस मिले हैं सर। ओके, कि गुप्ता एरा की जो सामाजिक परिस्थिति है, सोशल कंडीशंस है, जिसे सती के रूप में कहा गया है, ये भी हमको यहाँ से मिल जाता है सर। ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, अब सवाल ये है कि चलो ये तो प्रोविंसेस के अंदर हमको समझ में आता है कि लोकल उपरिका या लोकपाल की अपॉइंटमेंट थी। डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को क्या कहते थे गुप्ता पीरियड के अंदर? एक राज्य होता है, जैसे आज की तारीख में भारत है, भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट्स है। जैसे मैं गुजरात में रहता हूँ तो गुजरात में डिस्ट्रिक्ट को जिला कहते हैं, आपके यहाँ पे भी जिला कहते होंगे। जिला के नीचे तहसील आता है या ब्लॉक आता है, उसके नीचे विलेजेस आता है या गांव आता है, राइट सर, एक पूरी हायरार्की है सर। यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को क्या कहा जाता है इन द गुप्ता पीरियड एंड द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट द डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स आर कॉल्ड एज सर। ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, so the provinces of the Gupta Empire was divided into district called as the Vishyas। दिख रहा है आपको सर? ठीक है, ये उसको वैश्यस के रूप में भी पहचानते थे, which were controlled by the official called as विश्वपति।
अगर आपको वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन याद होगा तो डिस्ट्रिक्ट यूनिट को उसको भी विश ही कहते थे सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। और इनके ऑफिशियल का नाम था विश्वपति सर, है ना, या विश्वपति के रूप में सर, ओके। वैदिक एरा में भी आपको इसी प्रकार की डिस्ट्रिक्ट यूनिट मिल जाती है। द विश्वपतिस वर सीम्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नर्स, लोकल ऑफिशियल्स इनके अपॉइंटमेंट करते थे। समटाइम्स इवन द किंग्स डायरेक्टली अपॉइंटेड द विश्वपतिस। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिल जाती है। जब राजा कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट करता है, मतलब यह है कि राजा चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी पकड़ बनी रहे। राजा चाहेगा कि प्रशासन मेरे हाथ से चले, ना कि कोई लोकल बंदे के हाथ में सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी आपको ये भी देखने को मिलती है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए, क्योंकि विश्वपति अकेले तो नहीं चला पाएंगे, तो इनको लोकल लोगों ने भी मदद की थी। इसके लिए लाइन लिखी गई दैट द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द टाउन असिस्टेड द विश्वपति इन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, कि डिस्ट्रिक्ट की जो फंक्शनिंग थी उसमें विश्वपति अकेले तो काम नहीं कर पाएंगे, इनको लोकल लोगों की मदद भी लेनी पड़ती थी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस तरह से हमको ये जानने को मिलता है कि भाई किस तरह से विश या डिस्ट्रिक्ट यूनिट था। अब इसके नीचे वी विल सी कि लोकल आपको एरियाज देखने को मिलेंगे। लोकल एरियाज मतलब स्मॉलर यूनिट्स आपको मिल जाएगा, जिसे ब्लॉक के रूप में पहचानते हैं, विलेजेस के रूप में देखने को मिलेगा, ग्रुप ऑफ विलेजेस मिलेंगे। अब इसके लिए बहुत सारी टर्म्स यूज की गई है, ये सब की सब टर्म्स को यहाँ से स्लाइड से ही देख लेते हैं। प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द टर्म्स, क्योंकि कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आप देखोगे तो भर भर के यूपीएससी में आते हैं, और ये जो कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस है उसको आपको डील करना आना चाहिए कि भी कैसे उसको टैकल करेंगे सर। जैसे यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे, लिखा गया है द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब जिले के नीचे, तहसील या ब्लॉक लेवल के ऊपर, इंक्लूडेड क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस और सेटलमेंट्स विच आर वेरियसली कॉल्ड एज विठी, भूमि, पाठका एंड पेटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको सर, ठीक है ना, विच आर कॉल्ड एज विठी, भूमि, पाठका एंड पेटा। अगर आप देखोगे 4 शब्द लिखे गए हैं, विठी, भूमि, पाठका एंड पेटा सर, ठीक है ना। देयर आर रेफरेंस टू ऑफिशियल नोन एज आयुक्ता एंड विठी महत्तरास है। अब देखने की कोशिश करिए कि लोकल ऑफिशियल्स के लिए आपको शब्द लिखा गया आयुक्त। आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, लोकल एरिया का चीफ होगा। महत्तार्स, महत्तार्स का मतलब है कि कोई एल्डर व्यक्ति है गांव का, या वी विल सी कि कोई एक हेडमैन है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन में लिया गया है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो लिखा गया है कि एट द विलेज लेवल द विलेजर्स चूज फंक्शनरीज सच एज ग्रामिका एंड ग्रामाध्यक्ष। अब देखिए हमारे लिए ये टर्म तो ठीक है, पर आपके लिए एक शब्द इंटरेस्टिंग आता है, वो है चूजिंग ऑफ फंक्शनरीज। दिख रहा है आपको सर, ठीक है, मतलब गांवों के अंदर के जो मुखिया थे उनको चूज किया जाता था। अपॉइंटमेंट राजा के द्वारा नहीं हो रही है, पर उनको चूज किया जा रहा है। कौन कर रहा है? गांव वाले खुद कर रहे हैं। गांव वाले खुद करने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है, उसका ये सिग्निफिकेंस है कि हम इससे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वहां पे गांव के प्रधान की एक प्रकार की इलेक्शन या सिलेक्शन सिस्टम शुरू हो गई थी। इन द गुप्ता एरा व्हेन द चीफ ऑफ द विलेज आर बीइंग सिलेक्टेड, जब गांवों के चीफ को सिलेक्ट किया जा रहा है, ये दर्शा रहा है कि गुप्ता कार्यकाल के समय पे गांवों के मुखिया को बेसिकली सिलेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट के रूप में हम लोग कह सकते हैं सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि ये कहानी आपको मिलेगी। महत्तार्स वर द हेड ऑफ द विलेजेस और द हेड ऑफ द लोकल बॉडी सर, ओके। तो दामोदर इंस्क्रिप्शन में बुद्धगुप्त के द्वारा मेंशन किया गया है कि 8 लोगों की एक बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम है अष्टकुल अधिकार। अष्टकुल अधिकार इज नथिंग बट द 8 पीपल रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन सर। ये सब के सब इकट्ठे होकर महत्तार को मदद कर रहे थे टू रन द स्टेट सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब महत्तार किसको कहते थे? कब से ये टर्म आ रही है महत्तार 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 सर, ओके। याद रखिएगा द टर्म महत्तार इज यूज्ड फॉर द विलेज एल्डर। ये शब्द के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया है कि विथ रिस्पेक्ट टू मिडिवल हिस्ट्री और अर्ली मिडिवल इंडिया द टर्म महत्तार इज रिलेटेड टू होम ऑफ द फॉलोइंग, है ना। महत्तार किसके साथ जुड़ा हुआ है? सीधा सीधा यूपीएससी ने सवाल पूछा था और बहुत से बच्चे इसके राइट आंसर नहीं दे पाए थे क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है वो इस तरह से नहीं बन पाई है सर, ठीक है। उनको अभी भी लग रहा है कि यूपीएससी वो पुरानी मेथोडोलॉजी से ही करना है, वेरस कीवर्ड सेंट्रिक आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब सवाल ये आता है कि यूपीएससी के अंदर या गुप्ता पीरियड में महत्तार वर द लोकल लैंडलॉर्ड्स और द विलेज एल्डर्स, ओके। इसके सिवा अष्ट अधिकारी, 8 अधिकारी भी हुआ करते थे। इसके सिवा आयुक्त और मीठी महत्तार, विठी बेसिकली ग्रुप ऑफ विलेजेस या ग्रुप के रूप में आपको मिलेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसके सिवाय वी विल सी कि एक और शब्द देखने को मिलता है जिसका नाम है पंचमंडली। क्या नाम है? पंचमंडली सर। अब आप पूछोगे कि सर ये पंचमंडली क्या है सर, ठीक है। तो पंचमंडली इज अ टर्म विच इज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। सांची के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिला है गुप्ता पीरियड के अंदर से
जहां हमको ये जानकारी मिलती है कि पंचमंडली 5 लोग इकट्ठा होके कोई बॉडी को चला रहे थे। इसके लिए इसको लिखा गया है कि ये कॉर्पोरेट बॉडी आपको मिलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो आर्मी का अपना खुद का इंपॉर्टेंस है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये टर्म्स के ऊपर से आपको एमसीक्यूज बहुत बार पूछे गए हैं। महत्तार तो ऑलरेडी आ चुका है सर। ओके, अगर आप देखिए ये महत्तार वाला जो शब्द है मेरे हिसाब से 2017 या 2018 के अंदर आया था, मुझे याद नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बट आप खाली जस्ट देख लोगे 2017 और 2018 में यूपीएससी हैड ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि महत्तार किसको कहते थे सर, है ना। तो इस प्रकार के सवाल आए हुए हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड। ओके ना, माई इंटेंशन इज टू मेक श्योर कि मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर दूं कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको कैसे उसका आंसर करना है, हाउ यू आर सपोज टू आंसर देम आउट एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। बात आगे चलती है और उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं कि इनकी यूनिट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसे चल रहा था। तीसरा पार्ट आता है इनकी आर्मी सर, है ना, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर विदाउट द आर्म्ड फोर्सेस आप क्रिएट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्रिएट एन एम्पायर विदाउट द आर्म्ड फोर्सेस। तो सवाल अब ये भी आता है कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में आर्मी कैसे चल रही थी, इनकी आर्मी का क्या सिग्निफिकेंस है सर, ठीक है ना, समझे। तो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां से लिखा गया है कि एक ऑफिशियल हुआ करते थे जिसका नाम था बल अधिकारिता एंड महाबल अधिकारिता सर, ठीक है ना, समझे। बल अधिकारी का मतलब है जिसके पास शक्ति है, बल का अधिकारी सर है, महाबल अधिकारी सर, है ना, कि वो बहुत ही शक्तिशाली है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये मिलती है कि सामान्य रूप से आर्मी के चीफ को हम लोग सेनापति कहते थे, आज भी शब्द यूज होता है। गुप्ता के अंदर सेनापति टर्म यूज नहीं होता है, याद रखेगा सर। ओके, द गुप्ता यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट ऑकर एट द यूनिट, द वर्ड वी कैन से सेनापति इज रेयरली यूज, वेयरएज वाकाटकास इनके यहाँ यूज करते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, ये इसके सिवाय आपको राणा भंडार गृह करीना आपको मिल जाएगा जो मिलिट्री का वेयर हाउस या स्टोर हाउस के रूप में आपको मिल जाता है। आपको दंड पशिका का एक शब्द देखने को मिलता है। दंड पशिका वाज काइंड ऑफ एन ऑफिशियल, वी विल सी कि जो विलेज लेवल के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पुलिस ऑफिशियल्स हुआ करते थे। इसके साथ साथ हमको ये भी देखने को मिलता है कि एक शब्द मिलता है जिसका नाम है महाप्रतिहार, अगर आप देखोगे यहाँ पे सर, ठीक है। महाप्रतिहार इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर दी पैलेस गार्ड्स, ओके ना, समझे, जो पैलेस को रिकॉर्ड मदद कर रहे थे सर, ठीक है। ये आपको खाद्य पट्टिका या खाद्य पकीटा आपको देखने को मिल रहा है सर, ठीक है। खाद्य का मतलब है खाने का जो अध्यक्ष होगा सर, है ना, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ किचन। अब रॉयल किचन के लिए क्यों अलग से व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ता था, कोई जहर मिला के दे देगा तो क्या होगा सर, है ना, व्हाट विल हैपन इफ समवन गिव्स सम काइंड ऑफ पॉइजन सर। ओके, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन लाने की कोशिश की है। अब वैशालीशील मेंशन्स अ पर्सन्स बोथ हैज महाप्रतिहार एंड तरवर सर, है ना, समझे। तो इसमें अलग अलग ऑफिशियल्स की बात की गई है। द टॉप लेयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आल्सो इंक्लूडेड अमात्यस एंड सचिव हु वर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल डिपार्टमेंट इंचार्ज। मैंने आपको अमात्यस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है सर, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि गुप्ता पीरियड के अंदर आपको इतने सारे ऑफिशियल्स मिलते हैं। ऑफिशियल से कभी कभी सवाल आते हैं, इसको थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग करने की आवश्यकता रहती है। अब बात थोड़ी आगे चलती है और समझने की कोशिश करते हैं कि गुप्ता इतना बड़ा एपरेटस है, आर्मी तो आपको दिखती है, पर विदाउट दी इंटेलिजेंस और विदाउट दी वी कैन से द सपोर्ट ऑफ द स्पाई सिस्टम, क्या आप गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाएंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो कहानी आपको ये मिलेगी कि गुप्ता स्टेट की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द गुप्ता स्टेट एंड द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमको ये जानकारी मिलती है कि इवन इन द गुप्ता पीरियड सर, ठीक है ना, we will see that the Gupta administration was running with the help of the spies। spies का मतलब है कि भाई वहां पे ऐसे खुफिया तंत्र का आपको डेवलपमेंट मिल जाएगा। ये खुफिया तंत्र अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इनफैक्ट यूज किया जाता था विथ रेफरेंस टू वी कैन से द पॉइंट वेयर दे विल मेक श्योर कि भाई हमारे स्टेट को सिक्योर किया जाए सर, ठीक है ना, हमारे रजवाड़े को कोई ना कोई इनफैक्ट डिस्ट्रॉय ना करे, या हमारा रजवाड़ा जैसा है वैसा का वैसा ही रहना चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि अंडर दिस पार्ट सर, है ना, हम लोग जब गुप्तास को देखने की कोशिश करेंगे तो गुप्ता के अंदर ये स्पाइस को कहा जाता है दूतक सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, दूतक क्या कहते थे, दूतक वर कॉल्ड एज द स्पाइस, ओके ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, दूसरी कहानी आपको यहां से आयुक्त मिलेंगे। आयुक्त वर द हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, या इनको कमिश्नर्स के रूप में भी कंसीडर किया गया है।
सो कहानी यह है कि इनके आयुक्त आपको दूतक, दंडपशिका, आपको सेनापति नहीं आता है, ये सब के बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो कहानी आपको ये मिलेगी कि गुप्ता पीरियड के अंदर जब हम लोग ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला सर। ठीक है, तो आपको पहला पार्ट तो क्लियर हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी किस तरह से हुई है और गुप्ता एरा के अंदर ओवरऑल बेसिकली डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब ये गुप्ता की एडमिनिस्ट्रेशन थी। एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गुप्ता की इकोनॉमी कैसे चलती है सर। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए कि व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द गुप्ता इकोनॉमी, तो गुप्ता इकोनॉमी के बारे में सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है। कोई भी रजवाड़ा चलाने के लिए, साम्राज्य चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा होगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, पैसा होगा तो सब कुछ होगा सर। ठीक है ना, समझे। तो कमंडक ने नीति सार लिखी थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये अर्थशास्त्र की कंटिन्यूएशन बुक है। नीति सार में कमंडक जी ने बताया हुआ है कि कैसे सोर्सेस को ऑगमेंट किया जा सकता है, कैसे आपकी रेवेन्यू को इंप्रूव किया जा सकता है सर। ठीक है ना, समझे। क्योंकि इतना बड़ा मिलिट्री कैंपेन आप बेसिकली चला रहे हो, रजवाड़ा चला रहे हो, तो फिर पैसा तो चाहिए होगा सर। ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, अब इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि टैक्सेस आपको चाहिए होंगे। टैक्सेस कहाँ से ये लोग बेसिकली निकल के आएंगे और टैक्सेस के रूप में लोगों से कैसे काम करवाया जाएगा, आपको वो कहानी आपको इस अंदर से मिलेगी सर। ठीक है, तो फिर से टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलती है। क्लिप्ता, बली, उद्रंग, ऊपरी कर, ईरानीय वेष्टि, ये सब के सब टर्म हुआ करते थे जिसे फोर्स लेबर के रूप में पहचानते हैं। ये शब्द याद रखेगा, वेष्टि या विष्टि। वेष्टि या विष्टि एक्चुअली फोर्स लेबर का शब्द है जो गुप्ता पीरियड में यूज होता था। इनफैक्ट ये फोर्स लेबर इसके लिए क्योंकि राजा को हाईवेज बनाने थे, राजा को कंस्ट्रक्शन करना था, राजा को वी विल सी कि अपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रास्ते साफ करने थे, राजा को वी विल सी कि जंगल साफ करने थे, तो वो किससे काम करवाएगा सर। ठीक है, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, कुछ चीजों को कंट्रोल करने के लिए, तो इसके लिए फोर्स लेबर बहुत इंटरेस्टिंग आपको यहाँ से मिल जाता है सर। ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, दूसरी कहानी है कि गुप्ता की रेवेन्यू जो पूरी थी वो लैंड से आती थी। लैंड क्यों था? क्योंकि लैंड रेवेन्यू के बिना आप बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पाओगे। व्यापार से तो आप पैसा कमा ही रहे थे, पर लैंड से भी इनको कमाना था। अब गुप्ता स्टेट की खासियत यह है कि ये लोग लैंड को क्लासिफाई करते थे पहले कि जमीन कैसी है, जमीन किस प्रकार की है, जमीन के अंदर किस किस प्रकार का इनफैक्ट है ना उपज हो सकता है, और उसके बाद उसके ऊपर टैक्सेस लागू करेंगे सर। ठीक है, तो जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, गुप्ता इकोनॉमी की, तो हमें एक आइडिया रहना चाहिए कि गुप्ता इकोनॉमी की कंडीशंस कैसे चली है सर। ठीक है, गुप्ता इकोनॉमी के अंदर हमें 3 चीज पता चलनी चाहिए। पहले इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव ये था कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाया जाए सर, है ना। और रेवेन्यू तभी बढ़ सकता है कि जब अपने यहाँ पे आपने डाइवर्सिफिकेशन की होगी। तो इनका एक सोर्स ऑफ इनकम प्राइमरी सेक्टर से आता था। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है जो लैंड, जिसे एग्रीकल्चर के रूप में हम लोग देखते हैं, और बेसिकली यहां से पैसा कमाएंगे। दूसरा, अगर आप देखोगे तो गुप्तास के समय पे मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। ये इंडस्ट्रीज के अंदर वी विल सी कि किस तरह से सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, माइनिंग सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, कुछ ना कुछ बिल्डिंग एक्टिविटीज का आपको डेवलपमेंट मिलेगा। तीसरा, गुप्ता पीरियड के अंदर हमको ये भी देखने को मिलता है कि सर्विसेज का डेवलपमेंट हुआ, जिसे हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में पहचानते हैं। ये ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू भी वी विल सी कि गुप्ता इकोनॉमी का काफी डाइवर्सिफिकेशन हो और डेवलपमेंट होता है। सबसे प्राइमरी सेक्टर ऑफ इनकम जो गुप्ता डायनेस्टी के समय पे सबसे ज्यादा पैसा आ रहा था स्टेट को, वो लैंड से आ रहा था, और लैंड के अंदर ही फोर्स लेबर भी होता था। क्योंकि राजा के अंडर में जो खेत आते थे, राजा के अंडर में जो जमीन आती थी, राजा सोचता था कि मुझे इसमें से पैसा कमाने का एक स्रोत मिल जाए। आई शुड गेट एन इनकम सोर्स आउट ऑफ दी लैंड दैट इज बीइंग एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय मी सर। ओके, मेरे द्वारा जो लैंड कंट्रोल की गई है उसमें से अगर मुझे पैसा कमाने का एक स्रोत मिलेगा तो प्रॉब्लम क्या है सर। ठीक है, इसके लिए फोर्स लेबर आपको मिल जाता है। दूसरी कहानी हमें यह भी देखनी है कि इनके यहाँ पे लैंड से टैक्सेस लेने से पहले, पैसा कलेक्ट करने से पहले लैंड को क्लासिफाई किया जाता था। क्लासिफाई करने का मतलब है कि देखा जाता था कि किस प्रकार की जमीन है। अगर बंजर जमीन है तो क्या उसके ऊपर से टैक्सेस लेंगे? नहीं लेंगे, या कम लेंगे। अगर अच्छी खासी जमीन है जहां पे खेती हो सकती है, जहां से इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, वहां से टैक्सेस ज्यादा लेंगे। तो दिस आर ऑल द कीवर्ड्स जो आपको याद रखने हैं। क्षेत्र, खिलह, अफरत, वस्ती एंड गप्त सरह। गप्त सरह बेसिकली गायों की चरने वाली जगह सर, है ना। सरह का मतलब है चरह,
चरने का मतलब है बेसिकली जो गाय चलती है, गप्त का मतलब है गाय सर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पेस्टोरल लैंड, है ना, जहां पे गाय भैंसों को, जानवरों को, मवेशियों को चराने के लिए जगह दी गई थी। एक है वस्ती, वस्ती का मतलब है जहां बसते थे लोग, है ना, समझे। आज भी कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, वस्ती बढ़ गई है भारत की सर, ओके। तो ऐसी लैंड जहां पे विलेजेस थे, ऐसी लैंड जहां पे सेटलमेंट हो रहे थे, उसको वस्ती कहते थे। इसको ये हैबिटेबल लैंड का प्रकार है। एक है अपरत, अपरत का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जहां पे वी विल सी कि जंगल था, या वेस्टलैंड का प्रकार आपको मिलेगा। एक है खिला जो वेस्टलैंड है, और एक है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है खेत सर, है ना, एरिया विच इज कल्टिवेबल सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इसके थ्रू राजा ने रेवेन्यू ली होगी। अब किस में सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती थी, इसके ऊपर से आएगी, खिला के ऊपर से नहीं आएगी, क्योंकि ये वो जमीन है जो बंजर है, ये वो जमीन है जहां से रेवेन्यू पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही लैंड की क्वालिटी उतनी अच्छी है। तो गुप्ताज ने साइंटिफिक एग्रीकल्चर को पुश किया था, ये भी आपको यहां से देखने को मिलेगी सर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात आपको ये देखने को मिलती है कि गुप्ताज चाहते थे कि लैंड को पहले क्लासिफाई किया जाए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड करने के बाद उनको ये भी देखना था कि लैंड का प्रकार कैसा है। उनको ये भी देखना था कि पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करनी है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि लैंड की ओवरऑल जो फर्टिलिटी है वो हर्ट ना हो, लैंड की जो बेसिस है वो बेसिकली डेवलप होती रहे सर, ठीक है। तो गुप्ता एरा के दौरान हमको ये भी देखने को मिलता है और ये भी जानने को मिलता है कि लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी राजा के द्वारा काफी पुश किया गया है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि गुप्ता पीरियड के समय पे एक तो इरिगेशन एस्टेब्लिशमेंट आपको काफी देखने को मिलेगी। इरिगेशन एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि इनके द्वारा वी विल सी कि सिंचाई की पद्धति को बढ़ाने की कोशिश की गई थी सर, ठीक है ना, समझे। दूसरी कहानी यह है कि राजा को पता था कि मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है पैसे से। अब रेवेन्यू तभी बढ़ा पाएगा जहां पे लैंड के अंदर और एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होगा। अगर लिमिटेड एरिया के अंदर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो रेवेन्यू आएगी नहीं, सिंपल चीज है। अब राजा एक हद से ज्यादा एरिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो राजा ने एग्रीकल्चर एक्सपांशन के लिए क्या किया पता है, तो मेरे ऐसे बंदों को पकड़ा, कहा कि भाई मैं तेरे को लैंड गिफ्ट में देता हूं, तू वहां पे खेती कर, वहां से 2 पैसा तू भी कमा, 2 पैसा राज्य को भी दे दे। आई विल गिव यू लैंड ग्रांट, है ना, मैं तुम्हें लैंड ग्रांट दूंगा, तुम मेरे लिए खेती करो, उसमें तुम भी थोड़ा पैसे कमाना, थोड़ा पैसा मैं भी कमा दूंगा सर, ठीक है। ये चलता है कि नहीं चलता है, अगर आप समझने की कोशिश करिए, दिस सिस्टम स्टिल गोज ऑन, है ना, ये सिस्टम आज की तारीख के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे वी विल सी कि क्या कहते हैं कि स्टेट की पॉलिसीज है, इंसेंटिवाइजेशन कहते हैं, जहां राज्यों की सरकारों ने, बहुत राज्यों की सरकार ने, एक राज्य नहीं एक से अधिक राज्यों की सरकारों ने ये प्रयत्न किया है कि लैंड को टैक्स हॉलिडे के रूप में दे या सस्ते भाव में दे दे, सो दैट वहां पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो। आज वही लैंड का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के लिए लगाया जाता है। आज से कुछ सालों पहले तक या कुछ 100 सैकड़ों सालों पहले तक जब इकोनॉमी का उतना एडवांसमेंट और डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो यही लैंड का बेसिकली यूज जो था वो हो रहा था विथ रेफरेंस टू दी लैंड ग्रांट, जिसके एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हो। तो लैंड ग्रांट्स को बेसिकली देने की शुरुआत होती है। एग्रीकल्चर एक्सपांशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले था लैंड ग्रांट्स। अब ये लैंड ग्रांट्स किसको मिलती थी, ब्राह्मणों को दिया गया है, बोधि संतों को दिया गया है, रिलीजियस स्कॉलर्स को दिया गया है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी दिया गया है, लोकल रजवाड़ों को भी दिया गया कि तुम भी लेके जाओ, तुम भी खुश रहो सर, है ना, यू ऑल्सो बी हैप्पी सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तुम भी खुश रहो, तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी, है ना, जीवन के अंदर कुछ अच्छा कार्य करो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि जब हम लोग गुप्ता की बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द गुप्ता सर, ठीक है ना, समझे, कि इन्होंने वी विल सी कि काफी सारी लैंड एंडोमेंट दी है। इसको रिलीजियस एंडोमेंट्स कहते हैं। धर्म के तहत आने वाले संप्रदायों को लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत होगी। जितनी भी वेस्ट लैंड है, जंगल की लैंड है, जहां खेती नहीं है, वहां लोगों को बसाया गया है। कहा गया है कि तुमको लैंड गिफ्ट में देते हैं, एकदम सस्ते दाम में देंगे, तुम वहां पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करो। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो राजा को तो फायदा होगा ही अपना सर, क्योंकि राजा की जो खेती है वो बढ़ेगी और वहां पॉपुलेशन भी रहेगी, कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, राजा को तो लाभ ही लाभ है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ब्राह्मण, बोधि, जैन साधुओं को बेसिकली लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत हो गई और इस तरह से हमको ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। अब एग्रीकल्चर में एक डर ये भी हुआ करता था, देयर वाज एक्चुअली अ मिस्ट्री इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का डर ये था
कि हो सकता है कि क्रॉप्स को डैमेज हो जाए, हो सकता है कि कुछ कुछ चीजों को नुकसान हो जाए सर, ठीक है, उसका क्या करेंगे सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो कल्टीवेटर्स वर आस्क्ड टू मेंटेन देयर क्रॉप्स प्रॉपर्ली फ्रॉम डैमेजेस एंड दोज हु इंडल्ज इनटू डैमेजिंग क्रॉप्स वर पनिश्ड। इंटरेस्टिंग बात है ना। आज की तारीख में हम खेतों में जाते हैं तो कभी कभी ये नीलगाय आपको पता है सर, ठीक है, नीलगाय बेसिकली एक गाय का ही प्रकार है, बट थोड़ी अलग प्रकार की, एक जंगली गाय के रूप में उसको कंसीडर करता है। उसको यहाँ पे रोज कहते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, रोजड़ा, है ना, रोजड़ू, या गुजराती में हमें रोजड़ू साहब। ये नीलगाय बहुत परेशान करती है सर, है ना। और नीलगाय एट टाइम्स गांव में खेत में घुस जाती है, पूरा क्रॉप्स को डैमेज करती है। कभी कभी ये होता है कि सामान्य जानवर भी घुस जाता है सर, ठीक है। गुप्ता पीरियड में ऐसा होता था कि अगर कोई कोई व्यक्ति, आपके पास गाय भैंस है और आपकी गाय भैंस किसी और के खेत में चली गई, आपने डैमेज करवा दिया, तो आपको उसकी सजा मिलती थी। तो लोगों को कंट्रोल किया जाता था और इस तरह से वी विल सी कि फेंसिंग करने की भी शुरुआत हुई थी। तो यू विल फाइंड गुप्ता पीरियड के अंदर हमारे पास फेंसिंग के एविडेंसेस है। फेंसिंग मतलब एक बाउंड्री वॉल बनाना जिसके थ्रू कोई और डैमेज ना कर पाए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि किस किस प्रकार की खेती होती थी। एग्रीकल्चर का तो डेवलपमेंट हुआ, मैंने आपको बताने की कोशिश की, और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये भी पता चल रहा है कि इन्होंने इरिगेशन का भी डेवलपमेंट किया सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब सवाल ये आ रहा है कि कौन से क्रॉप्स उगाए जाते थे, व्हाट वर द क्रॉप्स दैट वर ग्रोन बाय दी गुप्ता सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इन्होंने पैडी, वीट, बार्ली ये सब ग्रो किए हैं, ये याद रखेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसके सिवाय कालिदास अगर आपको पता होगा कि नवरत्न में से एक थे चंद्रगुप्त टू के, उन्होंने पेपर और कार्डामोम की भी बात की है सर, है ना। उन्होंने बेसिकली अपने क्या कह सकते हैं कि इलायची की बात की है, और वी विल सी कि पेपर की बात की है, काली मिर्च, और कहा कि ये दक्षिण भारत से आते थे। आज की तारीख में भी कार्डामम और काली मिर्च जो है हम लोग ब्लैक पेपर कहते हैं, ये भी दक्षिण भारत से ही आपको मिल जाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। वरामिहिर करके एक और ऑथर थे गुप्ता पीरियड के अंदर। वरामिहिर हैड रिटन अ बुक कॉल्ड एज बृहत संहिता. Brihad Samhita is a book that is in the form of encyclopedia, where Maramihir gives the guidance about how to actually transplant the trees. Okay ना, समझे, trees transplantation कैसे किया जाएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो कहानी आपको ये भी देखने को मिलेगी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये नॉलेज मिल रहा है कि गुप्ता पीरियड के अंदर ट्रांसप्लांटेशन की भी एविडेंसेस आपको यहाँ से मिलती है। अब सवाल ये है कि लैंड की ओनरशिप किसके पास थी? क्या किसान के पास थी या राजा के पास थी? क्या राजा खुद सब के सब जमीन का मालिक था या किसान प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में भी उसको कंट्रोल करता था? तो कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है पहाड़पुर का सर, ठीक है, वहां पे ये देखने को मिलता है कि ये बोला गया है कि द किंग वॉज द सोल प्रोपराइटर ऑफ द किंग। बट ये 100% कंट्रोल सही है कि गलत है, उसको लेके अलग अलग ओपिनियन है। बट सामान्य रूप से ज्यादातर हमारा मानना है कि लैंड की ओनरशिप जो है वो राजा के हाथ में ही थी। क्यों? क्योंकि इवन जब लैंड ग्रांट दी जाती थी, आज राजा ने मेरे को जमीन दान में दे दिया है, पर राजा ये कहता था कि भाई देखो जमीन दान में दिया है, उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके मालिक हो, उसके ऊपर एक ऑथोरिटेटिव कंट्रोल तो राजा का रहेगा ही सर, ठीक है ना, समझे। और इसके बेसिस के रूप में हमको ये देखने को मिलता है कि इवन द लैंड ग्रांट्स हैड सम काइंड ऑफ प्रेरोगेटिव्स ओवर इट सर, है ना। तो राजा के अधिकार तो उसके ऊपर रहते ही है सर, है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इनफैक्ट गुप्ता के पास रिकॉर्ड कीपर्स हुआ करते थे कि किसको कितनी लैंड मिली है, व्हाट इज द एरिया। आज की तारीख में लैंड को लेके काफी सारी लड़ाइयाँ हो जाती है। इनफैक्ट भारत सरकार ने, आपने देखा होगा कि ये योजना चलाई है जहां लैंड की ओनरशिप के प्लॉट्स को मैपिंग किया जाता है सर, ठीक है ना, ड्रोन की मदद से। वो कौन सी स्कीम है जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि विच स्कीम इज एक्चुअली स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां ड्रोन मतलब विमान उड़ा के लैंड के नक्शे को मैपिंग किया जाता है कि उसकी लैंड कहां पे है, कौन उसका टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट ना हो प्लॉट्स को लेके सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ऑफिशियल कॉल्ड एज उस्तपाल, है ना, इसको पुस्तपाल भी कहते थे, जो रिकॉर्ड कीपर के रूप में था। रिकॉर्ड कीपर का मतलब है बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो लैंड को देख रहा था कि भाई कितनी लैंड किसके कंट्रोल में है, और वी विल सी कि कौन उसका ओनर है, ये भी हमको यहाँ से मिलेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो गुप्ता पीरियड में लैंड ग्रांट्स का अपना खुद का इंपॉर्टेंस है। अब देखिए लैंड ग्रांट्स अलग अलग प्रकार की थी। एक थी जो सेक्युलर लैंड ग्रांट्स थी सर, है ना। लैंड ग्रांट्स के टाइप आपको बता देता हूँ। लैंड ग्रांट्स दो तीन प्रकार की थी। एक तो थी रिलीजियस लैंड ग्रांट्स। रिलीजियस का मतलब है कि जो धर्म गुरुओं को दी गई है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है, ब्राह्मणों को दिया गया है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो उसको कहते हैं अग्रहार सर, है ना। अग्रहार लैंड ग्रांट्स वर एक्चुअली द रिलीजियस लैंड ग्रांट, है ना। अग्रहार बेसिकली ब्राह्मणों को दिया जाता था। अग्रहारिका करके एक शब्द देखने को मिलेगा।
आज की तारीख के अंदर भी आपको इंडिया में कम्युनिटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है अग्रहारी। अग्रहारी मतलब बेसिकली एक ऐसी कम्युनिटी जो अग्र थी, सबसे आगे थी, उनको लैंड ग्रांट दिया जाता था मूलतः से बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। एक और प्रकार की लैंड ग्रांट थी जिसका नाम था देवाग्रहार सर, है ना। देवाग्रहार का मतलब ये था कि बेसिकली देवों के लिए ये लैंड ग्रांट्स थी। दिस वाज द लैंड ग्रांट्स व्हिच वर गिफ्टेड टू द गॉड्स, मतलब रिलीजियस टेंपल्स के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए, टेंपल्स के लिए ये आपको लैंड मिलेगी। इसके सिवाय आपको ऑफिशियल्स के लिए और छोटे राजाओं के लिए, है ना, जो लोकल किंग्स हुआ करते थे, उनके लिए भी लैंड ग्रांट्स दी जाती थी सर, ठीक है। तो इस तरह से गुप्ता पीरियड के अंदर दो प्रकार की लैंड ग्रांट्स थी, एक धार्मिक लैंड ग्रांट्स दी जा रही थी और दूसरी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वी विल फाइंड कि लोकल किंग्स के लिए भी दी जा रही थी। अब सवाल यह है कि लैंड ग्रांट्स की टेन्योर्स होते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, क्योंकि लैंड का मालिक आप नहीं हो, राजा का कंट्रोल हुआ करता था। तो इसमें 4 प्रकार की नेचर ऑफ होल्डिंग दी गई है। नेचर ऑफ होल्डिंग का मतलब है कि who was the owner and how the transfer is to take place। जैसे एक शब्द दिया गया है निविधम्म। निविधम्म का मतलब होता है कि इट वाज ए एंडोमेंट ऑफ लैंड अंडर अ काइंड ऑफ अ ट्रस्टीशिप। आप ओनर नहीं हो, आप ट्रस्टी हो, राजा ने आपको ट्रस्टी बना के अपॉइंट किया है और प्रिसाइसली इसके अंदर आपके कोई राइट्स नहीं होंगे। इसी तौर के एक शब्द लिखा गया है निविधम्म अक्षयान, जहां बोला गया है इट वाज अ परपेचुअल एंड्यूएंट, द रिसिपेंट कुड मेक द यूज ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम इट। मतलब यह है कि लैंड ग्रांट मिली, अगर वहां से खेती हो रही है, खेती होने के बाद पैसा मिल रहा है, तो यू कैन अर्न आउट ऑफ मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है राजा पर। ऊपर वाले में शायद नहीं था सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तीसरा है अपराध धर्म। अब देखिए आपको शब्द पूछेगा यूपीएससी के, व्हाट इज अपराध धर्म, तब अच्छे अच्छे गरबे करेंगे कि सर मेरे को तो याद ही नहीं रहा अपराध धर्म किसको कहते थे सर, ठीक है। अब व्हाट इज अपराध धर्म, यहां लिखा गया है कि इट वाज द इनकम फ्रॉम लैंड दैट कुड बी एंजॉयड बट द रेसिपेंट इज नॉट परमिटेड टू गिफ्ट एनीवन सर। मतलब यह है कि आपको, जैसे आप राजा हो, आपने मेरे को दे दी है सर, ठीक है, मेरे को देने के बाद मैं आगे किसी और को पास ऑन नहीं कर सकता। सारी भाषा में वो जमीन के ऊपर मेरे अधिकार है पर लिमिटेड राइट्स है, एक हद से ज्यादा राइट्स नहीं मिलते हैं सर, ठीक है। इसके सिवा आपको मिलेगा भूमि छद्रन्य सर, है ना। राइट्स ऑफ ओनरशिप एक्वायर्ड बाय पर्सन मेकिंग बैरन लैंड कल्टिवेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस लैंड वाज फ्री फ्रॉम रेंट लायबिलिटी। मतलब यह है कि अगर आप बंजर जमीन को कन्वर्ट करते हो तो राजा कहता है कि भाई ये तुम्हारी है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग मोमेंट। भूमि छद्रन्य, भूमि का मतलब क्या है सर, है ना, भूमि का मतलब है लैंड, छिद्रन्य बेसिकली आपने छेद किया उसके अंदर और उसके अंदर से खेती करनी शुरू कर दी सर, है ना। तो बाय मेकिंग अ बैरन लैंड कल्टीवेबल, आप एक ऐसी लैंड को कल्टीवेट कर रहे हो जो बंजर थी, जो सोचा ही नहीं था राजा ने, बोले भाई तू कमा ले, भाई तू तो बढ़िया काम करके दिया हमारे लिए सर, है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग सर, ओके। तो इस तरह से लैंड ग्रांट्स दी गई। लैंड ग्रांट्स देने से अल्टीमेटली क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। सो बाय गिविंग द लैंड ग्रांट्स वी विल सी कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वाज एक्सपांडेड सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एग्रीकल्चर के एक्सपांशन में बेसिकली हमको इरिगेशन का भी रोल प्ले देखने को मिलेगा। इरिगेशन क्यों, क्योंकि पानी के बिना खेती करना असंभव है सर, ठीक है। सो विदाउट द वाटर वी कैन सी द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस, ओके ना, समझे। तो एक किताब है जिसका नाम है नारद स्मृति। नारद स्मृति वाज अ बुक दैट वाज रिटन इन द गुप्ता पीरियड ओनली सर, ठीक है। वहां पे वी विल सी कि इन्होंने बांध बनाए थे, बांध का मतलब है डैम बनाने की शुरुआत की थी, इन्होंने कैनॉल्स बनाए थे सर, है ना, आज की तारीख में हम लोग बनाते हैं। और इस तरह से नॉर्थ इंडिया के कुछ कुछ विस्तारों के अंदर इन्होंने पानी पहुंचाया था। हड़प्पन्स ने भी डैम्स बनाए थे, हड़प्पन्स ने भी कैनॉल्स बनाए थे। चोला पीरियड की बात करेंगे तो चोला डायनेस्टी के पीरियड के अंदर भी हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। स्कंदगुप्त का नाम सुना होगा आपने। स्कंदगुप्त करके जो राजा था उसने सुदर्शन रेक को रिपेयर किया था और उसके अंदर का जो पानी है वो इरिगेशन और डोमेस्टिक पर्पस से लोगों के लिए उसने फिर से उसको रिफिल करवाया था कि भाई नहीं, हम चाहते हैं कि सुदर्शन लेक का जो निर्माण है वो ऐसा का वैसा रहे। ये सुदर्शन लेक किसने बनाया था, इट वाज अ लेक दैट वाज बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद रुद्र दामन करके एक वेस्टर्न क्षत्रप का राजा था, उसने भी उसको रिपेयर किया। ये दर्शाता है कि एक से अधिक प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है। इनफैक्ट पानी एक जगह के ऊपर वी विल सी कि स्टेबल ना हो जाए और पानी का मूवमेंट रहे, इसके लिए ड्रेनेज लाइंस भी बनाई थी सर, है ना। तो अमर सिन्हा बेसिकली एक संस्कृत स्कॉलर हुआ करते थे जिन्होंने अमरकोश करके किताब लिखी है। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द नवरत्नस ऑफ चंद्रगुप्त टू।
वो कहते हैं कि जल निगम है ना, जल निगम का मतलब है बेसिकली ड्रेन्स जिसके थ्रू पानी इन्यूडेट ना हो जाए सर, ठीक है ना, पानी एक जगह के ऊपर स्टेबल ना हो जाए, पानी का मूवमेंट आगे चलता रहे, उसके लिए भी इन्होंने कार्य की है। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ स्मार्ट दिस पीपल वर सर, ठीक है। कैनॉल्स का उपयोग करना, डैम्स का उपयोग करना, वी विल सी कि इरिगेशन के लिए डाइक्स का उपयोग करना, उसको खर और बांध के रूप में कंसिडर किया गया है। इसके थ्रू भी इनकी ओवरऑल एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो डेफिनेटली हमको ये देखने को मिलेगा कि दिस विल लीड टू अ कंडीशन जहां से हमको ये जानकारी मिलती है कि इरिगेशन के साथ साथ इनकी ओवरऑल कंडीशन भी अच्छी हुई। अब सवाल ये था कि एग्रीकल्चर का तो डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होता है, इरिगेशन का भी डेवलपमेंट होता है। द इश्यू वॉज दैट कि इन सब के कारण जो किसान थे उनकी कंडीशन क्या होती है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो लास्ट पॉइंट के ऊपर अब थोड़ी चर्चा करते हैं, दैट इज नोन एज द कंडीशन ऑफ पीजेंट्री सर, ओके। गुप्ता पीरियड से हर 2 साल में आपको क्वेश्चन आता है, एवरी 1 or 2 years द गुप्ता पीरियड दे विल आस्क यू डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पीजेंट्री, किस तरह से गुप्ता की कंडीशन रही है, किन परिस्थिति में गुप्ता पीजेंट्री का अब एक्सप्लोटेशन होगा। अब देखिए गुप्ता में हुआ क्या कि एक कंसेप्ट चलता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूडलिज्म सर, ओके। क्यों फ्यूडलिज्म? क्योंकि वी विल सी कि गुप्ता राजा खुद तो ध्यान रखते नहीं थे एग्रीकल्चर के अंदर, लैंड के अंदर, तो वहां छोटे राजाओं को दिया था, छोटे राजा ने और छोटे राजा को पास ऑन किया था। तो इस प्रकार की पूरी हायरार्की क्रिएट हुई थी। ये हायरार्की को सामंतवाद के रूप में पहचानते हैं। गुप्ता के एग्रीकल्चर की हम लोग कंडीशन देखेंगे तो एग्रीकल्चर तो एक्सपांशन हुआ बट एट द कॉस्ट ऑफ द पीजेंट, है ना, समझे। तो इस परिस्थिति में हमको ये देखने को मिलेगा कि पीजेंट्री बिकेम पार्ट ऑफ द फ्यूडल पॉलिटिकल सिस्टम सर, है ना, सामंतवादी परंपरा का और सामंतवादी सिस्टम का पार्ट बन जाती है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। क्योंकि जितनी लैंड ग्रांट्स मिलेगी उसके अंदर से सब इनफ्यूडेशन होगा। एक ऐसी प्रक्रिया का जन्म हो रहा है जहां हमको ये देखने को मिलता है कि किसानों की परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई, सर्फ या गुलाम के रूप में आ जाता है, उनकी ओरिजिनल जो राइट्स है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और हमको ये पता चलता है कि किसान अपनी ही जमीन के ऊपर, मैं कहूंगा कि एक प्रकार के टेनेंट बन गए। टेनेंट बनने का मतलब यह है कि ये अपनी ही जमीन के ऊपर हमको ये देखने को मिलता है कि उनका इविक्शन होने शुरुआत हो गई, उनको भगाया जाता है, इनको अलग अलग प्रकार के टैक्सेस पे करवाए जाते हैं। और इस तरह से वी विल कम टू नो कि गुप्ता डायनेस्टी के समय पे किसान की परिस्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तो गुप्ता में परिस्थिति यह होती है कि इनकी पीजेंट्री पूरी तरह से खत्म हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि फ्यूडल सिस्टम थी। आपने, राजा ने जब किसी को लैंड ग्रांट दिया तो लैंड ग्रांट देने के कारण वो जो व्यक्ति है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो जाती है। अब एक इंडिविजुअल को लैंड ग्रांट मिलता है, उसके नीचे 100 किसान आएंगे सर, ओके, ये 100 विलेजेस आ रहे हैं। अब ये 100 विलेजेस का गवर्नेंस उसके बस की बात नहीं थी, तो उसके नीचे जितने भी पीजेंट्स आएंगे उनकी हालत खराब हो जाएगी। और पीजेंट्स को बेसिकली अपनी ओनरशिप हाथ से चली जाने के कारण रेवेन्यू भी देना होता था, उनको रेंट भी देना होता था, क्योंकि वो किसी और की जमीन के ऊपर आप खेती कर रहे हैं, ऐसा प्रूव हुआ सर, ठीक है। तो ये जो स्थिति का सर्जन हुआ, इन परिस्थिति में गुप्ता के दौरान इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तो हुआ, पर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ हमको ये भी देखने को मिलता है कि लैंड ग्रांट्स के कारण द कंडीशन ऑफ पीजेंट्री, द फार्मर्स इन द गुप्ता पीरियड वर नॉट हैप्पी सर, है ना। और इसी को ही प्रोफेसर RS शर्मा कहते हैं कि भाई ये वो कार्यकाल है जहां सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म की शुरुआत हो गई सर, ठीक है। तो हमें एक आइडिया रहना चाहिए कि व्हाट इज फ्यूडलिज्म, ये कैसे जुड़ा हुआ था, हाउ इट इज रिलेटेड टू द गुप्ता इकोनॉमी एंड व्हाट कंडीशंस वर रिलेटेड टू इट सर, ओके। तो होपफुली आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया है कि गुप्ता की इकोनॉमिक कंडीशंस में कैसे डेवलपमेंट हुआ। एक और क्लास हम लोग गुप्ता के ऊपर लेने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू कंक्लूड इट डाउन कि गुप्ता की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे चलता है, और एक क्लास के अंदर हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द गुप्ता आर्ट एंड कल्चर एंड वी विल ट्राई टू कंक्लूड इट डाउन, क्या गुप्ता एज गोल्डन एज था कि नहीं। तो आज का सेशन यहाँ पे ही खत्म करते हैं क्योंकि वी हैव गिवन इनफ टाइम। हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को आज के क्लास के अंदर पढ़ा है सर, है ना, कि जलानिग्रम क्या कहते हैं, बांध्य किसको कहते हैं, डाइक्स किसको कहते हैं, नीवी धर्म, अपराध धर्म, भूमि छिद्रन्य क्या किस कहते हैं, अग्रहार, देवग्रहार किसको कहते हैं, ये सब टर्म्स को याद रखेगा। यूपीएससी यहाँ से हर साल सवाल निकलता है। गुप्ता पीरियड तो इतना फेवरेट है उनके लिए जहां उनके ऑथर्स के नाम, इंस्क्रिप्शंस के नाम, ईरान इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की रिगार्डिंग द इंस्क्रिप्शंस
ऑफ दी अपराध धर्म, भूमि छद्म, नहीं, या एक से ज्यादा प्रकार के आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और इन सब का आधार बना के सर, है ना, वी विल सी दैट गुप्ता की पूरी हम लोग टर्म्स को यहाँ देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने देखा है अच्छी तरह से, और इसी बेसिस के ऊपर हम लोग को आगे भी देखना है कि कैसे टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट जुड़े हुए हैं। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब एक पार्ट बाकी है, वो है द इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर, उसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। बट आज खत्म करते हैं। PN लाइव इज साइनिंग ऑफ। मेरा नाम है प्रतीक नायक, बट आई एम सिनोनिमस विथ माय कोड कॉल्ड एज PN लाइव। आज आपसे विदाई लेता हूं, एक और सेशन के अंदर मिलूंगा और गुप्ता एज को कंक्लूड करते हुए अर्ली मिडिवल इंडिया की हम लोग शुरुआत करेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। इफ यू गॉट एनी क्वेरीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर अवेलेबल है, हमारी टीम का आप कॉल करिए, दे विल हेल्प यू आउट इन योर स्ट्रगल्स। आपकी जो भी क्वेरी है, और आप हमारे प्लेटफॉर्म में आइए, लाइव क्लासेस देखिए, बहुत मजा आएगी। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।